नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, इन 3 राज्यों की जीत के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गोदी मीडिया ने भले ही कह दिया हो कि 3 राज्य जीतकर मोदी जी ने 2024 का फाइनल जैसे जीत लिया, पर जो सच है, जमीनी जो सच है, वो बिल्कुल अलग है। और खुद मोदी के चाणक्य अमित शाह मानते हैं कि जीत तब तक मुमकिन नहीं है जब तक इंडिया अलायंस को तोड़ा ना जाए, यानी इंडिया अलायंस को ब्रेक किए बिना 24 का फाइनल जीतना बहुत मुश्किल है। और शायद इसीलिए पिछले साढ़े नौ साल में सबसे बड़ा ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का ऑपरेशन अब मोदी सरकार शुरू करने जा रही है, जिसकी कमान शाह साहब के ही हाथ में है और जिसके निशाने पर कई बड़े नेता, देश के कई मुख्यमंत्री, कई बड़े लीडर हैं। आने वाले 15 दिन बहुत निर्णायक होने जा रहे हैं और उसी पर आज कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां आपसे साझा करने जा रहा हूं। अब दोस्तों, मोदी और शाह इंडिया अलायंस को क्यों तोड़ना चाहते हैं, क्यों ब्रेक करना चाहते हैं, उसके पीछे जो उनका पॉलिटिकल मोटिव है, जो उनका राजनीतिक मकसद है, वो क्या है, वो क्या हासिल करेंगे इसको तोड़कर, और क्यों मजबूरी है, क्यों ये जरूरत है इसको तोड़ना, इस पर मैं आऊंगा। लेकिन जो बड़ा सवाल है, जो बिग क्वेश्चन ऑफ द डे है, वो ये है कि क्या अमित शाह ईडी की मदद से या सीबीआई इनकम टैक्स की मदद से इंडिया अलायंस को तोड़ने में वाकई कामयाब हो जाएंगे? क्या वाकई कामयाब होंगे? और दूसरी चीज, क्या ये ऑपरेशन, ऐसा लगता नहीं है, बहुत देरी से किया जा रहा है, चुनाव सर पर है, और अगर चुनाव सर पर हैं, मुहाने पर हैं, चंद दिन बाकी हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर ये ऑपरेशन कामयाब होता भी है और नेता जेल भेजे जाते हैं तो कहीं सिंपैथी वोट इन नेताओं के साथ ना हो जाए, कहीं दांव उल्टा ना पड़ जाए शाह साहब का, और कई दांव इनके उल्टे पड़े हैं। अब इससे पहले कि मैं बड़ी खबर की तरफ बढ़ूं, मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा था। हो सकता है मेरे कई दोस्तों के लिए ये जो तस्वीर है ये एकदम नई हो, आप पहचानते ना हो, फिर भी तस्वीर इंपॉर्टेंट है। राहुल नवीन 1993 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं और मौजूदा समय में देश के सबसे ताकतवर अफसरों में एक हैं। ईडी के बॉस हैं, ये सीधे अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं, मोदी जी को रिपोर्ट करते हैं। और इत्तेफाक देखिए कि सबसे बड़ा टारगेट इनका केजरीवाल पर है, और केजरीवाल इनके बैचमेट हैं। केजरीवाल भी 93 बैच के आईआरएस हैं और ये भी 93 बैच के बैचमेट्स, सहपाठी आप कह सकते हैं। अब इनकी मैंने तस्वीर इसलिए आपको दिखाई क्योंकि इनके इंस्ट्रक्शंस, ऐसी मुझे जानकारी मिली, इनके इंस्ट्रक्शंस है जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस है कि भैया इस बार कोई क्रिसमस नहीं, कोई क्रिसमस की छुट्टी ना मांगे, नो संडे, नो सैटरडे, नो 31 दिसंबर, कोई 1 जनवरी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा ऑपरेशन, और आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं उसका जो भविष्य है इस ऑपरेशन पर टिका हुआ है, तो किसी को छुट्टी नहीं। यहां से आप समझ सकते हैं कि ये 9.5 साल का इतना बड़ा ऑपरेशन मैं क्यों कह रहा हूं, जिसके निशाने पर कई मुख्यमंत्री भी हैं विपक्ष के। अब दोस्तों, ये साहब जो राहुल नवीन साहब हैं, ईडी के नए डायरेक्टर, हालांकि अभी परमानेंट नहीं हुए हैं, 1993 बैच के हैं, जिस बैच के अरविंद केजरीवाल भी रेवेन्यू सर्विस में इनकम टैक्स कमिश्नर रहे। कहने को सहपाठी हैं, लेकिन राजनीति में कोई दोस्ती नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। पहला टारगेट जो ईडी का है वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल इसलिए हैं क्योंकि अमित शाह और मोदी चाहते हैं कि दिल्ली, पंजाब और यहाँ तक कि गुजरात, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ मिलकर सीट शेयरिंग करके चुनाव ना लड़ें, अलग अलग चुनाव लड़ा जाए। और अगर वो चुनाव साथ में लड़ते हैं, जैसा कि संकेत मिल रहे हैं अरविंद केजरीवाल कैंप से, तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। कम से कम दिल्ली और पंजाब में तो खैर हो ही नहीं जा रहा है। तो पहला टारगेट यह है कि अरविंद केजरीवाल को एक सबक सिखाने की बात है, और ऐसा लगता है चाणक्य को कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाए तो मनीष सिसोदिया वहाँ पहले से ही हैं, सत्येंद्र जैन वहाँ पर हैं, संजय सिंह है। आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, अगर वो जेल में रहती है
तो फिर चुनाव लड़ना, उसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा। ये एक उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स है। 21 दिसंबर को राहुल साहब ने अपने बैचमेट केजरीवाल को समन दिया था ईडी में, लेकिन अरविंद केजरीवाल विपासना में चले गए हैं। वो हर साल विपासना में 8-10 दिन जाते हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है 30 दिसंबर के बाद देखेंगे। इससे पहले भी 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को नोटिस ईडी का मिला था। 2 बार नोटिस मिल चुका है, लेकिन मुझे लगता है 30 दिसंबर के बाद शर्तिया उनकी घेराबंदी शुरू हो जाएगी। तो 21 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल थे और अगले दिन 22 दिसंबर को बारी है तेजस्वी यादव की, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। और तेजस्वी नहीं, 22 के बाद 27 दिसंबर को ईडी ने नोटिस दिया है, समन दिया है लालू यादव को। अब लालू यादव और तेजस्वी, इनसे पहले भी पूछताछ हो चुकी है, लेकिन एक नया मोड़ ये आया कि इनके एक सहयोगी थे लालू प्रसाद यादव के, अमित कटियाल। अमित कटियाल पर सबसे पहले निशाना साधा ईडी ने, कुछ बातें इनसे उगलवाई। ईडी की कोशिश है कि अगर अमित कटियाल को सरकारी गवाह बना लिया जाए तो तेजस्वी और लालू यादव को सबक सिखाना आसान होगा। 22 तारीख को तेजस्वी, 27 तारीख को पिताजी लालू यादव। लेकिन इसका फ्लिप साइड ये कि मामला थोड़ा सा हल्का है, सबूत थोड़े कम हैं और लालू यादव और तेजस्वी यादव झुकने वाले नहीं हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं कि अगर जेल गए तो बिहार हाथ से निकल जाएगा अमित शाह के। अब मोदी और शाह के टारगेट पे एक और चीफ मिनिस्टर हैं इंडिया अलायंस के, हेमंत सोरेन। अब हेमंत सोरेन को लेकर अमित शाह का जो प्लान है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि हेमंत सोरेन ये इंडिया अलायंस का साथ छोड़ें, नीतीश और लालू को छोड़ें, राहुल गांधी को छोड़ें, खड़गे को छोड़ें और ये हमारे साथ आ जाएं, बीजेपी के साथ आएँ, बीजेपी के साथ मिलकर बैटिंग की जाएगी झारखंड के विकेट पे। लेकिन हेमंत सोरेन को इतना परेशान किया जा चुका है, या यूं कहें कि वो गुजरात लॉबी की असलियत समझ चुके हैं कि अब वो जाने वाले नहीं। बहरहाल कोशिशें हो रही हैं और पिछले 2-3 महीनों से, अगर प्रिसाइजली कहूं तो अगस्त 14 से लेकर और 12 दिसंबर तक 6 समन, 6 बार समन भेजा जा चुका है। और बीजेपी वहां गवर्नर से डिमांड कर रही है कि साहब समन इनको दिए जा रहे हैं ईडी के, हेमंत सोरेन जा नहीं रहे। हेमंत सोरेन का कहना है कि सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैं कितनी बार बयान दूंगा ईडी को, छोटे छोटे लैंड किसी का बयान लेके एक फेक केसेस मेरे खिलाफ बनाए जा रहे हैं, कितनी बार मैं ईडी के पास जाऊं, कितनी बार सफाई दूं। तो वो जाना नहीं चाहते, वो लीगल रेमेडी ले रहे हैं। और बीजेपी अपने गवर्नर से कह रही है कि साहब ये जो है कानून का पालन नहीं कर रहे, इनकी सरकार गिरा दीजिए, प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। तो ये एक कश्मकश है। लेकिन हेमंत सोरेन भी, वो कहते हैं ना ट्राइबल हार्ट, वो ट्राइबल जो हार्ट है या वो ट्राइबल विल पावर है, झुकने को तैयार नहीं। और अब अमित शाह की सबसे प्रिय रणभूमि बंगाल, एक ऐसी रणभूमि जहां पर हमेशा हुंकार तो भरी अमित शाह ने, लेकिन मात ही खाई है नतीजे के दिन। अमित शाह को लगता है कि अगर ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस से दूर रखा जाए और अगर कांग्रेस और लेफ्ट और ममता बनर्जी के बीच में वो दरार और गहरी हो जाए तो कुछ काम आसान हो सकता है बंगाल में। क्योंकि पिछली बार 18 सीटें अमित शाह ने वहाँ जीती थी, 42 में से 18 सीटें, और उनको लगता है कि इस बार भी वो 15-16 सीटें जीत सकते हैं। लेकिन दीदी की थोड़ी सी मेहरबानी चाहिए, लेकिन दीदी मेहरबान हो नहीं रही। बहरहाल ये भतीजे हैं ममता बनर्जी के, अभिषेक बनर्जी और इनकी जो पत्नी है यानी ममता की बहू आप कह लीजिए, इनको बार बार नोटिस दिया जा चुका है। और पिछले 9 नवंबर को कई घंटों तक अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हुई। और सच्चाई है दोस्तों कि बंगाल में हर दिन एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे ईडी या इनकम टैक्स कुछ ना कुछ करती रहती है। जैसे मिसाल के तौर पे जो मंत्री जी हैं, इनकी घेराबंदी हो गई, इनको अरेस्ट कर लिया, 19 तारीख को इनके यहाँ छापे पड़े, और ये जो एमएलए साहब हैं टीएमसी के, इनके यहाँ 20 तारीख को छापे पड़े। यानी हर 24 घंटे में शाह साहब का जो सबसे ज़्यादा एक्शन है उनकी एजेंसीज का, वो बंगाल है। बंगाल जो है वो राजनीति की नहीं, गुजरात लॉबी के लिए ये छापों की रणभूमि बन गई है। लेकिन दीदी हैं, डटी हुई हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब 3-4 महीने ही बचे हैं,
फाइनल के। और शायद दीदी अब समझौता ना करे। ये समझौते की घड़ी नहीं है, ये फैसले की घड़ी है, और फैसला दीदी ले चुकी हैं। इसीलिए ममता बनर्जी दिल्ली की बैठक में शामिल हुई थी, और यही नागवार गुजर रहा है अमित शाह पे। अब दोस्तों, ये जो लिस्ट है टारगेट की बहुत लंबी है। इसमें कई और नेता हैं इंडिया अलायंस के, जैसे ठाकरे परिवार, आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, इनको टारगेट कर रही है महाराष्ट्र पुलिस। कई फाइलें खोली जा रही हैं। डीके शिव कुमार हैं जो साउथ इंडिया के चाणक्य हैं, तेलंगाना जिताने वाले जो शख्स थे, कांग्रेस के चाणक्य आप कह सकते, इन पर टारगेट है। उत्तर प्रदेश में भी टारगेट है। कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं या जो फंड रेजिंग करते हैं वो टारगेट पर हैं। कई लोग टारगेट पे हैं, और मुझे लगता है कि फिर कभी उस पर एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। फिलहाल ये जो ऑपरेशन है, इसका मकसद क्या है, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, राजनीतिक उद्देश्य क्या है इंडिया अलायंस को तोड़ने का। दरअसल जो स्टैटिस्टिक्स हमें बताती है चुनाव की, इंडिया अलायंस जिसमें ज़्यादातर प्रमुख विपक्षी दल हैं, इनके पास जो वोट शेयर है, इनके पास जो वोट है हिंदुस्तान भर में, वो मोदी जी के वोट से ज़्यादा वोट है इंडिया अलायंस के पास। तकरीबन 62% प्लस पिछली बार 2019 में। अब लोग कह रहे हैं कि अगर मोदी जी का वोट शेयर 37% से 5% भी बढ़ जाए, अगर मोदी जी को 40% प्लस वोट भी मिले, रिकॉर्ड वोट भी मिले इस बार, तो भी वो इंडिया अलायंस के वोट की बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अमित शाह चाहते हैं कि अगर ये वोट शेयर तोड़ा जाए, इसको ब्रेक किया जाए, तो जीत का रास्ता आसान होगा। और इस वोट शेयर को ब्रेक करने के लिए इंडिया अलायंस को ब्रेक करना ज़रूरी है। इंडिया अलायंस को ब्रेक करने के लिए इंडिया अलायंस के पार्टनर को ब्रेक करना ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मुकाम पर, जब चुनाव होने में 3-4 महीने रह गए, क्या जेल भेजना, छापे डालना, ये दांव महंगा पड़ेगा, उल्टा पड़ेगा? मुझे लगता है इसको समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो एक्शन है जो ले चुके हैं शाह साहब और मोदी जी, ये जो एक्शन वो ले चुके हैं, समन्स भेजे जा चुके हैं, पूछताछ शुरू होने वाली है तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों से और नेताओं से। क्या अगर वो जेल भेजते हैं, छापेमारी करते हैं, चुनाव मुहाने पर है, इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? गेन या लॉस, नफा या नुकसान? दैट इज द बिग क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि इसको लेकर हम अशोक वानखेड़े टाइगर के पास चलते हैं, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है दोस्तों 2024 के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि अगर ये मिशन फेल होता है, ये ऑपरेशन फेल होता है, या सिंपैथी फैक्टर इससे मिलता है, तो चुनाव पलट भी सकती है। जो बाजी जीती हुई गोदी मीडिया बता रही है, ये पलट भी सकती है। चलते हैं वानखेड़े साहब के पास, टाइगर के पास। और पहला सवाल ये है, 21 तारीख को केजरीवाल, 22 तारीख को तेजस्वी, 27 तारीख को लालू, उस बीच हेमंत सोरेन। और ये जो मैं तारीखें गिना रहा हूं, ये तारीखें जो हैं, ये ईडी की तारीखें, ईडी के इंटरोगेशन की तारीखें हैं। और ये और भी तारीखें हैं जो मैं आपसे बताता, महाराष्ट्र में भी तारीखें दी जा रही हैं, इसी तरह की तारीखें झारखंड में भी दी जा रही। क्या आपको लगता है कि अब इंडिया अलायंस को तोड़ने का, इंडिया अलायंस को ब्रेक करने का, अगर अमित शाह और मोदी पर्दे के पीछे से डील नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये डील अब ईडी से होगी? क्या ईडी तोड़ेगी इंडिया को, टाइगर? नहीं, नहीं दीपक भाई, बिल्कुल नहीं। जो टूटने वाले थे वो टूट गए, जिनको जाना था वो चले गए, जो भागने वाले थे भाग गए, जो डट के लड़ने वाले हैं वो अभी भी पड़े हैं। जिनको नोटिस दिया कोई नया नाम नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को पहले भी नोटिस मिल चुका है, उनके 2-2, 3-3 लोग जेल में हैं, लेकिन वो भी टस से मस होने को तैयार नहीं। लालू यादव तो जेल भोग के आ रहे हैं, वो टस से मस होने को तैयार नहीं। ममता ने फ्रंट खोला है, वो टस से मस होने को तैयार नहीं। सोरेन लगातार लड़ रहा है, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र में जब ईडी से कुछ नहीं हुआ, तो एक एसआईटी नियुक्त की गई है, और पुराना एक दिशा सालनिया का जो मर्डर जो केस है, जिसको मर्डर केस करके खोल दिया जा गया है, और फिर उसको ठाकरे परिवार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। आज ठाकरे परिवार कह दे कि वो बीजेपी के साथ आना चाहता है, सारे केसेस वापस हो जाएंगे।
मुझे उस अनिल देशमुख का आज भी वक्तव्य याद है जो उन्होंने मुझे निजी बातचीत में स्वयं कहा था, और मैं रिकॉर्ड पे ले रहा हूं। उन्हें कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने मेरे पास एक आदमी भेजा और एक एफिडेविट भेजा जिसमें ये लिखा था कि ये जो पैसे वसूले जा रहे हैं ये सीधे शरद पवार और उद्धव ठाकरे के आदेश के अनुसार हो रहे हैं। जब मैंने एफिडेविट फाड़ के फेंका तो दूसरे दिन दूसरा एफिडेविट आया जिसमें पवार साहब का नाम नहीं था लेकिन उद्धव ठाकरे का नाम था। उन्होंने कहा कि पवार साहब की आपकी नजदीकी हम जानते हैं, आप कम से कम ये एफिडेविट दे दीजिए, आपको हम निकाल लेंगे। मैंने वो एफिडेविट भी फाड़ के फेंक दिया। उसके बाद दूसरे दिन ही मुझे जेल भेज दिया गया, अरेस्ट किया गया। तो ये तो चल रहा है, लोग लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग सरेंडर हो रहे हैं। हाँ, कुछ लोग जेल में जाने के बाद भी सरेंडर हो रहे हैं। अब नवाब मलिक बेचारे जेल गए, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं था, तबीयत खराब हो रही थी, फिर वो अजित पवार के साथ हो गए तो अब बाहर आ गए। अब बाहर तो आ गए नहीं लेकिन अब बीजेपी के लिए परेशानी हो गई, जिसके लिए खिलाफ बोलते थे वो साथ में कैसा। नहीं, टाइगर टाइगर यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा एक कॉन्ट्रडिक्शन मुझे दिखा। आप कह रहे हैं कि ये लोग डटे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो ओरिजिनल हैं, लालू हैं, तेजस्वी हैं, हेमंत सोरेन हैं, अब कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन जब अगर कोई इन पर असर नहीं होगा, केजरीवाल पर कोई असर नहीं होगा, लालू पे कोई असर नहीं होगा, तेजस्वी पर नहीं होगा, अगर वाकई असर नहीं है तो फिर ये ईडी के छापे क्यों, ये ईडी की पूछताछ क्यों, ये अमित शाह गलती क्यों कर रहे हैं? बदनाम करने का प्रयास। आज मैं दीपक भाई एक बात पूछता हूं आपको, और कोई नहीं, देश के प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च नेता है, धाकड़ नेता है, जिनका नाम चलता है, संगठन में जिसकी पकड़ है और पूरे देश के राज्य पे पकड़ है, प्रशासन पे पकड़ है, जो मोदी जी इतनी औकात रखते हैं कि एक झटके में 143 लोगों को संसद सदस्य से निरस्त कर सकते हैं। क्या 500 करोड़ का जो आरोप बघेल पे लगा था, बघेल को अरेस्ट कर लेंगे? जो लाल डायरी लेके वो घुमा करते थे राजस्थान में, क्या अशोक गहलोत को अंदर कर लेंगे? अब तो डबल इंजन की सरकार है, अब वो डायरी का जिक्र नहीं होगा 5 साल। ये लगातार रेड करके कहीं कुछ नोट गिनवाने के फोटो रिलीज करेंगे, कुछ कागज रिलीज करेंगे और बताया जाएगा कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का कांड मिला है, बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। 500 करोड़ का प्रेस जी रिलीज भी देखा होगा आपने। नहीं नहीं, मैं टाइगर, मैं चाह रहा था, क्योंकि आप गुजरात लॉबी की रग रग से वाकिफ हैं, मतलब मोदी और अमित शाह, और मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा कि टाइगर की जो रिसर्च है अमित शाह पर, मोदी पर, और टाइगर की रिसर्च दिल्ली से नहीं है, टाइगर की रिसर्च अहमदाबाद से, अहमदाबाद से टाइगर ट्रेल करते 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 दिल्ली पहुंच रहे हैं। यानी 20 साल 25 साल से जिस तरह से आप गुजरात बीजेपी को ट्रेल कर रहे हो टाइगर, मैं उस तजुर्बे की कसौटी पर आपसे सवाल करना चाह रहा हूं कि अगर ये टूटने वाले लोग नहीं हैं, लालू केजरीवाल, तो क्या एक लास्ट एफर्ट है, क्या ये देखिए ना, मोदी और अमित शाह का ये लास्ट एफर्ट है डेस्परेशन में कि चलो यार एक बार और छापा मार के देखते हैं, शायद ये टूट जाए? नहीं नहीं, ये लास्ट एफर्ट यहां तक नहीं है, जेल जाएंगे, इन्हें अरेस्ट भी किया जाएगा, अच्छा, केजरीवाल जी भी जेल होंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था दीपक भाई, 2024 के चुनाव में कई विपक्षी दल के नेता जेल से चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के बहुत सारे लोग जो होंगे जेल के अंदर होंगे, वहां से चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको आपातकाल की उस स्थिति को याद करवा रहा हूं। टाइगर, ये तो आप बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर रहे हो। आप तो, आप अगर ये आप नहीं कह नहीं, रहे हो क्राइसिस नहीं, कि जेल ये भेज, नहीं 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 समय नहीं नहीं नहीं, ये समय तो सब, ये तो आप इन टाइगर एकदम, आपने मुझे पूछा, इन दो गुजरातियों को आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उनके नेचर से बता रहा हूं आपको, वो नहीं, किसी भी अगर लेवल अगर पे जा सकते हैं। चलिए मान लिया कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज देते हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, संजय सिंह जेल में हैं, और केजरीवाल भी जेल, तो पार्टी का तो भट्टा बैठ गया। आपको क्या लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल में जाएंगे तो आम आदमी पार्टी को कोई वोट देगा या उल्टा होगा आम सर? आदमी, सवाल यह है कि आप जेल में जाने के बाद सिंपैथी लेते हैं कि भ्रष्ट कहलाते हैं। ईडी का इतना दुरुपयोग हुआ है, एजेंसियों का इतना दुरुपयोग हुआ है कि कोई भ्रष्टाचारी में भी पकड़ा जाता है तो लोग उसको मानते हैं कि कोई राजकीय खेल होगा इसमें, राजनीति होगी इसमें, शायद ये मोदी जी को भारी पड़ रहा है इसलिए ईडी से निपटवा रहा है।
क्योंकि ये जी भ्रष्टाचार इशू नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हो और भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हो। जिस पार्टी के साथ अजित पवार, नारायण राणे, छगन भुजबल, कौन 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 मानेगा इसके भ्रष्टाचार की बात? भ्रष्टाचार व्यभिचार या सदाचार हो जाता है आप बीजेपी के साथ जाते हो तो अब भ्रष्टाचार, ईडी, इनकम टैक्स, इसका कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से आप भारी पड़ रहे हैं, राजनीतिक दृष्टि से आप सरेंडर नहीं हो रहे हैं, तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का उपयोग होगा जी। और डट अगर के होगा। एक चीज और पूछना चाह रहे थे, क्योंकि आप गुजरात लॉबी को जानते हैं बहुत करीब से, और 15-20 साल का जो वक्त है, 20 इयर्स की रिसर्च कोई मामूली रिसर्च नहीं होती एक ह्यूमन लाइफ में। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो जैसे अभी विंटर का सत्र खत्म हो रहा है, पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो रहा है, जैसे ही सेशन खत्म होगा तो फिर छापेमारी शुरू हो जाएगी विपक्ष पर। क्या ये जो लालू पे रेड करना है या लालू से पूछताछ करनी है या अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी, क्या आपको लगता है कि ये ईडी के डायरेक्टर के लेवल पे होता है, या ये निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनके अंडर में ईडी आती है वो करती हैं, या अमित शाह तय करते हैं, या फाइनल जो ग्रीन सिग्नल है वो प्राइम मिनिस्टर से लिया जाता है? ये माइंड किसका है कि यार ये छापा अब शुरू होगा, फिर एक महीने दीपक छापा हुआ भाई, फिर चुप हो गए, फिर छापा दीपक शुरू हुआ भाई, फिर चुप हो गए? आप निर्मला सीतारमन जी का नाम लिया, आप राजनाथ सिंह जी का नाम लीजिए, आप किसी का भी नाम लीजिए, इस पूरे देश में 2014 के बाद, खासकर 2019 के बाद, 14 से 19 तो थोड़ा सा ठीक रहा, 19 के बाद तो सिर्फ एक ही मंत्रालय है, उसका नाम है पीएमओ। सारे मंत्रालय उसमें सम्मिलित हैं। ये वो विश्व रूप है भगवान विष्णु का, जो गीता के बाद श्री कृष्ण ने दिखाया था, और जब मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड था। तो ये पीएमओ जिसमें हर मंत्रालय है, कोई मंत्रालय का अपना निजी या अपनी कोई अस्तित्व नहीं है। अमित शाह और मोदी जी दोनों ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, और जो मुझे समझ में आया है ऑफ लेट पिछले 6 महीने 7 महीने से, तो सिर्फ अमित शाह ही इंस्ट्रक्शन देते हैं। जो चर्चा अमित है शाह वो के हाथ अधिकारियों में, के बीच में, अमित शाह के अमित हाथ शाह में के हाथ कमान में है। पूरी 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 आपको कमान क्या, है। हाँ, अब बात अमित शाह की हो रही, आपको लगता है कि जब भी ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, जब भी मोदी जी तय करेंगे, अगर वो चुनाव जीत जाते हैं 2024 का, जैसे कि बीजेपी ढपली पीट रही है कि वही जीतेंगे, क्या ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर होगा मोदी से सीधे अमित शाह की तरफ जाएगा, या फिर आरएसएस का हस्तक्षेप होगा कि नहीं साहब, योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी हो सकते हैं उत्तराधिकारी, या कोई और उत्तराधिकारी हो सकता है, या ये ट्रांसफर ऑफ पावर सीधे विद इन गुजरात है, मतलब मोदी से सीधे अमित शाह? दीपक भाई, बहुत ही आपने क्लिष्ट सवाल पूछा है, लेकिन मैं उसका जवाब बिल्कुल मेरे तरीके से देना चाहूंगा। ये दिल्ली का तख्त है। औरंगजेब जी सत्ता में आना चाहिए, औरंगजेब के पिता ने तय नहीं किया था। औरंगजेब जब जवान हो गए थे, उन्होंने तय किया था कि मैं सत्ता पे बैठूंगा, तख्त पे बैठूंगा, और उन्होंने सारी गोटियां फिट कर दी, और बाद में पिता को भी जेल में भेज के स्वयं मुगल सम्राट बन गए थे। वही इतिहास दोहराने जा रहा है। अगले जो क्लेमेंट है, उन्होंने गोटियां फिट करना शुरू कर दी है अपने हिसाब से। और ये क्लेमेंट अमित शाह नहीं है? अमित शाह ही है। अमित शाह ही है। तो फिर योगी आदित्यनाथ? कौन? कितने भाई थे? दारा का क्या हुआ? ये दारा शिकोह कत्लेआम है योगी होगा, आदित्यनाथ? कत्लेआम योगी होगा, आदित्यनाथ जी कत्लेआम होगा। आप समझिए, कई दारा है यहाँ पे। जी। कितने सरदार किसके साथ होते हैं, कितने चीफ मिनिस्टर किसके साथ होते हैं, ये कभी प्लेसमेंट जो हुआ चीफ मिनिस्टर का उसी पॉइंट ऑफ व्यू से है। कितने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कितना नाम लेते हैं। आने वाले लोकसभा में जो चुनाव के टिकट दिए जाएंगे, उसमें भी अमित शाह का बहुत बड़ा रोल रहेगा। कहीं कर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, अमित शाह की बात हो गई है, क्योंकि बात चली तो फिर अमित शाह पर आई, रुकी, और फिर मैंने बीच में एक सवाल आपसे कर दिया। एक लास्ट क्वेश्चन जो जहां से मैंने शुरू किया वहीं पर मैं
खत्म करना चाहिए। आपको लगता है कि जैसे रीजनल पार्टीज हैं, केजरीवाल पे प्रेशर है, या फिर आप कह सकते हैं ममता बनर्जी पे प्रेशर है, हेमंत सोरेन पे प्रेशर है, नीतीश के लोगों की घेराबंदी हो रही है, और आपने कहा कि आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, इन पर भी पुलिस छोड़ी गई है। यानी जहां जहां बीजेपी के पास सरकार है, ताकत है, एजेंसियां हैं, सारी कोशिश हो रही है। अल्टीमेटली आप ये पूरा जो दांव है अमित शाह का, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अमित शाह ही फैसले लेते हैं किस पर ईडी छोड़नी है, किस पर नहीं छोड़नी है, क्या ये दांव बूमरैंग होगा, ये दांव उल्टा पड़ेगा, या इस दांव से कामयाबी अमित शाह को मिल जाएगी? कहीं ना कहीं वो इंडिया अलायंस में दरार पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे और विपक्ष को बिखेर कर अपना रास्ता आसान कर लेंगे 2024 का। लास्ट क्वेश्चन। दीपक भाई, उसमें मुझे सिर्फ आप थोड़ा 30 सेकंड ज्यादा दीजिए, थोड़ा सा प्रश्न जरा एलाबोरेट करना पड़ेगा। जो काउ बेल्ट है, जैसे हम काउ बेल्ट हिंदी बेल्ट जी बोलते हैं, वहां तो नरेंद्र मोदी अमित शाह का जादू चल सकता है, राम का जादू चल सकता है, हिंदुत्व का जादू चल सकता है। लेकिन बिहार में जो जातिवादी समीकरण है, इसमें ये जादू नहीं चल सकता। वहां पे नीतीश कुमार और लालू यादव, कांग्रेस, इनका कॉम्बिनेशन आज भी भारी पड़ रहा है। नीतीश जी कुमार भी कई दांव चल चुके हैं, जो बिहार आप छोड़ दीजिए इसमें से। अब आइए बंगाल में। बंगाल ये रीजनल क्षेत्र है जहां बंगाली अस्मिता सबसे बड़ी आगे है, और गुजराती वर्सेस बंगाली हो जाए तो वहां कोई जगह नहीं है अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए। वहां हिंदुत्व नहीं चलेगा, वहां अस्मिता चलेगी। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता चलेगी। गुजराती द्वारा जो प्रोजेक्ट लेके गए हैं, वो इशू आज भी बड़ा है। मराठी नेताओं को गुजरातियों के सामने नतमस्तक होता पड़ता है, ये इशू है महाराष्ट्र में बड़ा। इसलिए महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार, ये 3 राज्य है जहां ईडी का प्रकोप नहीं चलेगा, जहां ये बाकी कोई संसाधन इनके काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ 3 राज्यों में तो भूमरैंग होगा 100%, ये मैं जानता हूं। महाराष्ट्र। बाकी हाँ, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार। बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में बीजेपी का अंदरूनी भितराघात कितना काम कर पाएगा, इसमें कांग्रेस कितना दम मार पाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी, फॉरवर्ड, दलित, अति दलित, महादलित, वो जो खेल चल रहे हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ भिड़ रहे हैं, उसमें बाकी राजनीतिक दल कैसा फायदा उठा सकते हैं। समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस क्या इकट्ठा हो सकती है। ऐसे कई समीकरण हैं जहां इनके दांव फेल हो सकते हैं, भूमरैंग हो सकते हैं। लेकिन ये 3 राज्य जो मैंने बताया, बिहार, छत्तीसगढ़ और बिहार, जी बंगाल और महाराष्ट्र, यहाँ तो चीजें भूमरैंग होगी ही। नहीं, लेकिन ईडी बैलेंस नहीं करेगा उसको, जैसे अगर आप कह बिल्कुल रहे नहीं, हैं कि कतई नहीं। ईडी ये अब सरकारी एजेंसी हो गई है, बीजेपी की बी टीम हो गई है, या बीजेपी का फॉरवर्ड हो गया है। ये जी फॉरवर्ड टीम है, चुनाव के पहले पहुंचती है, चुनाव के दरमियान भी अपना रोल अदा करती है, और चुनाव के बाद भूल जाती है। लेकिन अब आप आपको छत्तीसगढ़ में सालों तक बहुत ज्यादा आपको ये मतलब आपको लग रहा है कि ईडी का अब असर होने वाला नहीं है, क्योंकि बिल्कुल चुनाव नहीं, कतई के नहीं। मुहाने ये पर 3, देश है, अब असर नहीं होगा। अब नहीं 3 राज्यों में तो कतई और नहीं। अगर जेल भेजते हैं तो उल्टा दांव है, ये उल्टा दांव है उल्टा इन असर 3 होगा। राज्यों में। इन 3 राज्यों ठीक में है ये अस्मिता का सवाल है। जी। बंगाल में ममता को या ममता के किसी रिलेटिव को जेल में भेज दिया, तो बंगालियों द्वारा बंगालियों पे आक्रमण माना जाएगा। पिछला चुनाव बंगाली अस्मिता पे ही निकाला है। नहीं, आप सही कह रहे हैं टाइगर, एक बात आपने सही कही कि अगर जेल भेजते हैं तो ये दांव उल्टा होगा। पड़ जाएगा। प्रेशर टैक्टिक्स के लिए, साइकोलॉजिकल वार के लिए, केजरीवाल यदि मनोवैज्ञानिक अपनी दबाव के लिए। कैबिनेट, जी दिल्ली में केजरीवाल यदि अपनी कैबिनेट मीटिंग जेल से करेंगे, तो क्या सरकार रोक पाएगी उसको? जी मुख्यमंत्री का कैबिनेट मीटिंग लेना ये उसका संवैधानिक अधिकार है। जब जेल में मीटिंग होगी और वहां से निर्णय होंगे, तो फिर जी केजरीवाल की पादुकाएं भी चलेगी दिल्ली में, क्योंकि जी केजरीवाल का एक मतदाता तो है, नहीं, मैं समझ और गया। बहुत आप ज्यादा ये कह भारी रहे हैं भारी भारी तादाद में है। आप ये कह रहे हैं टाइगर, जो एक मैसेज निकल के आ रहा है आपकी बातचीत से, तजुर्बे से, वो ये है कि अगर जेल भेजते हैं तो दोहरा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। वोट भी जो है कहीं ना कहीं ज्यादा सिंपैथी में दूसरी तरफ जा सकते हैं, और बदनामी भी हो सकती है सरकार की कि भाई आप चुनाव के वक्त भी ईडी का साथ नहीं छोड़ रहे। एक बात आपने बड़ी कही कि कहीं ना कहीं नेताओं को भी लग रहा है कि अगर जेल जाना पड़े तो जा सकते हैं, मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं, क्योंकि सिंपैथी फैक्टर जो है वो एक काम करेगा।
ये आपने बात बड़ी करी। बहरहाल टाइगर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है, समन्स की जो लिस्ट है ईडी की, वो इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं अगर गिनाना शुरू कर दूं तो 4-5 मिनट मुझे लग जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि हेमंत सोरेन, अभिषेक बनर्जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश की टीम, केजरीवाल और उधर ठाकरे परिवार, उन पर फोकस है, स्टालिन पर भी फोकस है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस के ज्यादातर नेताओं पर, जो छोटी पार्टी, रीजनल पार्टी से आते हैं, ईडी की गाज गिराने की एक, आप कह सकते हैं, बड़ी मुहिम है अमित शाह की। देखते हैं क्या होता है। टाइगर, आप आए और जिस तरह से आपने चीजों को डिस्क्राइब किया, और मुझे लगता है कि आज की तारीख में कैमरे पर इस तरह से बोलना मोदी जी के बारे में, शाह साहब के बारे में, हिंदुस्तान के किसी पत्रकार के लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए, फिलहाल हम लोग सेशन में बात नहीं करने, वरना तो सस्पेंड हो जाते अभी तक अगर हम लोग सदन में होते। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, हिम्मत से आपने चीजें सामने रखी। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू फॉर दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।